हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ऑसम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसका। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सबसे पहले जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही जैसे स्टार्ट करा था, तो तब से ही ये बात बोली है कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हाँ, before starting the main content of the chapter, firstly we should understand the chapter's name. Okay, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका, देखो अगर इसको आपको वैसे समझना है तो इसी चैनल में अगर प्लेलिस्ट आप देखोगे 8 क्लास से रिलेटेड कुछ एक दो वीडियोस हैं, तो उसमें 4th चैप्टर है स्टार्टिंग का, संविधान से मतलब कानून कैसे बनते हैं, हाउ द लॉज मेक करके है। तो उसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, हाँ, इन सबको ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं अगर आपको इजीली वे में समझना है तो चलो एक बार मैं बता देती हूँ। तो देखो, राज्य कार्यपालिका क्या हो गई? देखो, कार्यपालिका 3 तरीके की वो होती है ना, क्या होती है 3 तरीके की? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। इस विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इस तरीके से इनका जो सीक्वेंस है वो एक तरीके से ऐसे होता है। पहले सबसे पहले विधानपालिका होती है, विधानपालिका का कार्य स्टार्ट होता है, काम सबसे पहले किसका काम होता है? विधानपालिका का। देन वो जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, मतलब कार्यपालिका मीन्स क्या? जो कार्यवाही करते हैं। फिर उसके बाद जुडिशरी का काम स्टार्ट होता है, मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी कानून है, कोई भी नियम कानून है, जो बिल वगैरह लेजिस्लेचर के द्वारा पास करे जाते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूटिव के द्वारा उन्हें एग्जीक्यूट करा जाता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है। दैन जो हमारी जुडिशरी होती है, इफ़ एनीबडी नॉट फॉलोइंग दैट, जो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट मेड बाय द लेजिस्लेचर, दैन जुडिशरी उसको फिर वो करती है, पनिश करती है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ चल रही है। तो चैप्टर का नाम देखो, कार्यपालिका। कार्यपालिका का सिंपल मतलब होता है कार्य करना, काम करना। हाँ, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, जो स्टेट के लिए। देखो, ये हमने नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए चीज़ें केंद्र सरकार को देख लिया। अब ये राज्य सरकारों की बात हो रही है, तो राज्य सरकार मतलब काम, काम जो कर रहा होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य कार्यपालिका, जो राज्य के लिए काम कर रही होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कार्यपालिका में? वैसे तो विधान पालिका वो होनी चाहिए, बट तो कौन कौन से आते हैं? राज्यपाल हो गए, राज्यपाल, मंत्रिमंडल एंड मुख्यमंत्री। ठीक है, इस राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल ना इज़ अ सिमिलर, राज्यपाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर। गवर्नर क्या? गवर्नर होता है सिमिलर, सेम टू सेम होता है, जैसा सेंट्रल लेवल पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के जिस तरीके के काम होते हैं, जो उन्हें करना होता है, सेम टू सेम काम यहाँ पर जो स्टेट लेवल पर गवर्नर के होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। ओके, तो जिस तरीके के उन्हें पावर्स दी गई, कुछ रिलेटेड पावर यहाँ पर राज्यपाल मीन्स गवर्नर को भी दी होंगी। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। ओके, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जैसे कि हमने 7th चैप्टर में ही ये मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ें देखें। मंत्री परिषद है ये। देखो, मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद आप हमेशा सुनते होंगे, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो बड़े लेवल की होती है। बड़े लेवल का मीन्स क्या? बड़े लेवल का मीन्स होता है कि भाई उसमें ज़्यादा मंत्री शामिल होते हैं। ओके, ज़्यादा मंत्री मीन्स जो मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी मंत्री होते हैं जो चुनकर आते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं, जो जीती हुई पार्टी होती है ना। उसके जो सारे मंत्री होते हैं, उनको जब अलग अलग विभाग वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। ओके, लेकिन उनमें ही कुछ ऐसे बहुत मेन होते हैं ना, बहुत मेन मंत्रीज होते हैं, बहुत मेन विभाग होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया, हाँ, फॉरेन अफेयर्स हो गए, और एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। समझ रहे हो? ये सब जो होते हैं, मतलब पढ़ाई, जो शिक्षा विभाग हो गया,
शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्री हो गया, रक्षा विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, ये सारे बहुत मेन होते हैं। मीन्स 10 से 15 होते हैं ऐसे विभाग जो बहुत मेन होते हैं। वो जब उनकी जो मेन चीज़ें, मेन जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनको इंक्लूड जब हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मंत्री परिषद। ओके, क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। ओके, समझ रहे हो ना? मंत्री परिषद बोला जाता है उसे। और मंत्रिमंडल सारे के सारे मिनिस्टर्स, जब सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं तो मंत्रिमंडल होता है वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है सबको, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो गया। और जब कम होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ, मतलब कैबिनेट बोला जाता है। ठीक है, कैबिनेट। मुख्यमंत्री, देखो ये वर्ड कहीं कहीं पर ऐसे यूज़ किया होता है। देखो यहाँ पे मंत्री परिषद यूज़ कर रखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब बात हुई है इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ऐसी। तो आप देखो, आप समझ गए होंगे अभी अभी मैंने जो बोला। जो परिषद होता है वो छोटा होता है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो पूरा बड़ा होता है। ओके, तो आप ये चीज़ क्लियर करके रखना। और मुख्यमंत्री इज सिमिलर लाइक द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, जिस तरीके की पावर्स, हाँ, those kind of powers prime minister have, similar like in the state level chief minister have. ओके, तो ये वही सब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। इन्हीं जैसे ये राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन से लेवल पर, स्टेट लेवल की जो मंत्री परिषद होती है, और मुख्यमंत्री के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब चलो थोड़ा सा इंट्रो देख लो। देखो, जिस देश में वो होता है क्या, हाँ, जिस देश में ये दोहरी शासन व्यवस्था होती है। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब क्या? क्वासी फेडरल होता है या फेडरल सिस्टम। जिस देश में फेडरल सिस्टम होता है, मीन संघीय शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर क्या होता है? दो तरीके की सरकारें होती हैं। एक तो सेंट्रल लेवल वाली होती है, और एक होती है स्टेट लेवल वाली। सरकारों की बात हो गई। और वही एक सेंट्रल पूरा देश कंसिडर होता है, फिर दो देश है वो नीचे स्टेट्स में डिवाइड हुआ होता है, मतलब स्टेट्स में बटा होता है। तो वो सिस्टम जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे केंद्र और राज्य का सिस्टम चलता हो, केंद्र सरकार भी हो उस देश में और राज्य सरकारें भी हो, उसको बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली। और उसी को दोहरी शासन व्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि दोहरी शासन व्यवस्था क्या, दो तरीके से शासन चलाया जा रहा है। एक तो सेंट्रल लेवल से शासन चलाया जा रहा है, एक सेंट्रल लेवल से पूरे देश का शासन कंट्रोल करा जा रहा है, और स्टेट लेवल में स्टेट्स, अलग अलग स्टेट सरकारें भी हैं ना, राज्य सरकारें भी हैं जो राज्य की चीज़ें को देखते हैं। तो इस तरीके से वो दोहरी शासन व्यवस्था हो गई ना, दोहरे तरीके से शासन चल रहा है देश में। तो और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम जैसे वो देखते हैं ना, अमेरिका को देखा है आपने? अमेरिका में भी तो ऐसे ही सिस्टम है। अमेरिका में एक तो पूरा ये अमेरिका कंसीडर करा जाता है, और एक और उसके जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी कंसीडर करे जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो है। यहाँ पे भारत में भी हमारे ऐसे ये सिस्टम अपनाया गया है। तो अगर आपको वैसे भी देखना है कि भाई कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई, तो आप इस बुक का इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे, फर्स्ट चैप्टर का सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, तो आपको उसमें चीज़ें मैंने बताई हैं, एक्सप्लेन करी हुई हैं, और थोड़ी सी इंग्लिश नोट्स में भी उनको दिखाया गया है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में थोड़ा सा था, तो आप उसे देख सकते हैं। देखोगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। उसको एक बार दोबारा से देखना, ताकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो हाँ, तो वही सब कि भाई कौन से देश से क्या चीज़ ली गई, तो आप देख सकते हैं उसे। इसके अनुसार राज्यपाल ओके, मतलब वही शासन व्यवस्था राज्य और केंद्र के बीच में बटी होती है। संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघ की भांति मीन्स क्या? जिस तरीके से पूरे देश में एक संसदीय शासन प्रणाली है, संसद है ना पूरे, अगर हम अपने पूरे भारत की बात करें, क्या
अगर हम पूरे भारत की बात करें तो संसद है ना, जो दिल्ली में है संसद, जिस तरीके से संसदीय है वहाँ पर पूरे देश के लिए कंसिडर करे जाते हैं, ऐसे अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी तो विधान वो होती है ना, विधानमंडल या वैसी होती हैं, हाँ, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल ऐसी होती हैं वहाँ पर भी, स्टेट लेवल में भी होते हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके अनुसार राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का मुख्य होता है। मतलब जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें, केंद्रीय स्तर पर देखें तो देखो सेम आप थोड़ा सा चीज़ों को देखना, जो हमने सेंट्रल लेवल के लिए पढ़ी है वही हम स्टेट लेवल के लिए सीधी सीधी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कैसे कि भाई संसद होती है, स्टेट केंद्र सरकार, केंद्रीय लेवल पर मतलब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो संसद है। ऐसी राज्य में भी विधानमंडल, विधानसभा, विधान ये होती हैं। यहाँ पर भी एक संसदीय शासन प्रणाली सी होती है। जिस तरीके से यहाँ पे ये बिल पास करे जाते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी बिल पास करे जाते हैं। ओके, यहाँ पर पूरे देश के लिए राष्ट्रपति हैं, ऐसी पूरे राज्य के लिए राज्यपाल हैं। जिस तरीके की पावर इसकी हैं कहीं और लगभग इसकी भी पावर्स थोड़ी थोड़ी इसकी जैसी हैं स्टेट लेवल के लिए। ओके, पूरे देश का मुखिया ये कंसिडर करे जाते हैं, ऐसे ही पूरे राज्य का मुखिया राज्यपाल कंसिडर करे जाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है, जिस तरीके का लेवल केंद्र सरकार के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसे पूरे राज्यों में राज्य सरकारों के लिए भी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में स्टार्ट करते हैं, गवर्नर। ओके, गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नर के बारे में जो अभी हमने देख लिया ना, गवर्नर क्या, जिस तरीके राष्ट्रपति की तरह ही एक व्यक्ति होते हैं जो राज्य स्तर पर काम करते हैं। ओके, तो इनके बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 153, अनुच्छेद 153 में, संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसमें गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, हर राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बात है कि भाई एवरी स्टेट क्या होगा? एवरी स्टेट हैव द गवर्नर, बट गवर्नर कैन बी, one governor can be 2 or more than 2 states governor। मतलब will be consider as, can be consider या should be consider, है ना, हो सकता है, कर सकते हैं उसको, एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर कंसीडर कर सकते हैं। ये भी हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 है, उसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, हाँ, अब बात आई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ओके, हु अपॉइंट्स द गवर्नर और हाउ द गवर्नर अपॉइंटेड, किस तरीके से किया जाता है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो संविधान के अनुच्छेद वही 155 के अनुसार जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और पिछले कई वर्षों से राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में 2 परंपराएं प्रचलित है। 2 परंपराएं मतलब ये एक वैसी एग्जाम्पल देखे कि भाई किस तरीके से उसकी नियुक्ति करी जाती है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि भाई पहली परंपरा के अनुसार क्या है? ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जो उस राज्य का निवासी ना हो। समझ रहे हो कि भाई राज्यपाल उस व्यक्ति को ही, उस स्टेट का, उस व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का अगर राज्यपाल बनाया जा रहा है तो दैट पर्सन कैनॉट बी रिलेटेड टू दैट स्टेट। उस पर्सन को who is appointing as a governor of a state, he can't be the member of the
ही कांट्स बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट से क्या नहीं करना चाहिए, बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? उस व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा। समझ रहे हो? और दूसरी बात क्या परंपरा है रही है, दूसरी परंपरा रही है कि भाई यह है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित परामर्श, मतलब उससे सलाह लेकर ही अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में क्या कर रहे हैं, किसी राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। पूछना मीन्स क्या, सलाह लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सिर मतलब उस, चलो सिंपल ही समझते हैं कि भाई अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल अपॉइंट कर रहे हैं किसी राज्य का, तो राष्ट्रपति को उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी पड़ेगी कि क्या इस व्यक्ति को हम राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं या नहीं। अगर जो मुख्यमंत्री हैं अगर कह देंगे जी कर सकते हो तो कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या होता है, भी चीज़ें चलती हैं कई बार कि भाई अगर मुख्यमंत्री को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पसंद नहीं है तो वो कह देंगे कि नहीं करना, तो नहीं होएगा। तो दो तरीके की बातें कि पहले तो वो कि भाई वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर उस स्टेट का भी नहीं है तो मुख्यमंत्री जो कि उसी स्टेट का है उससे क्या सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन कई बार इन चीज़ों की अवहेलना भी करी गई कि भाई उसी राज्य का व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया कई बार, और ये सलाह वाला के करके मतलब इसका गलत मिसयूज़ भी करा गया इस चीज़ का। तो यहाँ पर एग्जांपल देकर वही चीज़ बता रखी है। तो अगर आपको वो जानना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? बस यहाँ पे हमने क्या इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इनकी क्वालिफ़िकेशन कि भाई किस तरीके की। अब क्या देख रहे हैं हम, क्वालिफ़िकेशंस, योग्यताएं। अब भी किसी व्यक्ति को इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन भी निश्चित करी होंगी कि भाई क्वालिफ़िकेशन मीन्स सिंपली कि भाई वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशंस किस में निश्चित करी गई हैं, अनुच्छेद 157, भारतीय अनुच्छेद 157 में जो राज्यपाल है उसकी योग्यताओं को निश्चित करा गया है। क्या योग्यताएं हैं? फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर हमारे देश में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उसे देश का व्यक्ति होना चाहिए, देश भारत का ही रहने वाला होना चाहिए। कोई फॉरेनर आके उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। ओके। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। भाई इतना बड़ा पद दिया जा रहा है तो थोड़ा अगर मतलब जैसे कम एज का ही है तो एक्सपीरियंस हम देखते हैं ना, भाई थोड़ा एक्सपीरियंस, भले ही जैसे हम देख सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है भले ही कितना भी इंटेलिजेंट है या वैसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं हमें कई बार जब हम चीज़ों को समझते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर राज्यपाल बनाया जाए तो उसकी जो एज है आउट ऑफ 35 होनी चाहिए, मतलब 35 से अबव होनी चाहिए उसकी एज, तभी उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। ओके। यहाँ आगे बस ये 2 ही क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। जबकि पढ़ाई वढ़ाई का भी देना चाहिए कि भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना बड़ा पद तो दिया जा रहा है। बस इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे किस तरीके की शर्तें दी गई हैं कि वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर उसको एक सरकारी पद, मतलब एक ये राजनीतिक पद उसे दिया जा रहा है तो वह क्या होना चाहिए, वो दूसरे राजनीतिक पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। मतलब एक साथ दो पद कैसे, हाँ एक साथ दो पदों का वो नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। बस ये कहने की कोशिश कर रहा है सिंपली।
ओके। यदि वह उसमें से किसी का भी सदस्य हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से, अगर मतलब वो या तो संसद कोई दूसरा मंत्री मतलब किसी विभाग का मंत्री है या कुछ और कर रहा है तो उसको राज्यपाल बनने से पहले उन पदों को छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ भी कही। ओथ की बात करें, मीन्स ओथ शपथ ग्रहण, संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार 159 के अनुसार क्या, राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अगर मतलब उसे राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने से पहले, राज्यपाल का काम संभालने से पहले उसे क्या करना होगा, उस स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स का जो वो होता है जज के सामने उसे क्या लेनी पड़ेगी, शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि भाई जो भी शपथ संविधान के द्वारा उसके लिए निश्चित करी गई है वो शपथ उसे लेनी पड़ेगी। शपथ ऐसी नहीं दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई तो बहुत उस तरीके की जाती है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब जैसे अगर हम जैसे उसमें देखते हैं, किस में देखते हैं, कोर्ट्स वगैरह की चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे गीता पे हाथ रख के चीज़ें बुलवाई जाती हैं ना कि भाई आप कसम खाओ कि अगर जो बोलोगे सच बोलोगे, ऐसा वैसा चीज़ें बोली जाती है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना, हर कोई सच नहीं बोलता ना, तो ऐसी चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। शपथ तो दुनिया भर के नेता और इतनी जब शपथ लेते समय इतनी शिद्दत भी दिखाते हैं लेकिन बाद में हाँ, कुछ नहीं करते, ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, गलत चीज़ें करने लग जाते हैं, देश को ही लूटने लग जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं। ओके, वेतन तथा भत्ते, इसमें एग्जाम्पल देकर बता रखे दिसंबर 2008 में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के राज्यपाल को 1.5 लाख मतलब 1,10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मीन्स अब तो काफ़ी, ये थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो काफ़ी, अगर जो लेटेस्ट बुक होंगी उसमें शायद बढ़ गया हो, मतलब 1.5 लाख के करीब हो रहा हो या ऐसा कुछ वेतन होगा इसमें। ओके, तो आप एक बार गूगल जी हैं उसमें सर्च करके भी पता कर सकते हैं कि भाई क्या है आज के टाइम पर, अभी एट द करंटली टाइम पीरियड पे जो राज्यपाल हैं उस के लिए कितना पैसा निश्चित करा गया है कि मंथली कितना वेतन उसे दिया जाएगा, वो कितना है वो आप पता कर सकते हैं। ओके, उनके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसको हानि हो। मतलब जैसे उसका जो पैसा है, मतलब 1.5 लाख अगर मान लिया 1.5 लाख उसे दिया जा रहा है तो उसके पैसे को ना तो बहुत ज़्यादा घटाया जा सकता है, तो और उसे जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या वैसे, तो उनको मतलब बीच में ऐसी ना छीन वीन लिया जाए या अचानक से उसकी चीज़ों में कमी ना कर दी जाए, क्योंकि ताकि उसके जीवन, क्योंकि अगर ऐसे करा भी जा रहा है हो सकता है ना उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो उस चीज़ से, तो यहाँ पे वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। चलो मेन बात आपको पता चल गया ना, 1.5 लाख के करीब। भत्ते मतलब वो होते हैं, देखो भत्ता का मतलब समझ लो, भत्ता होता है कि भाई किसी तरीके की जो अलाउंस उसे दी जाती है कि भाई एक घर प्रोवाइड करा जाता है, गाड़ी दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, हाँ आने जाने का कहीं आ जा रहा है तो उसके खर्चे उठाए जाते हैं, प्लेन प्रोवाइड करा जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो उनको बोला जाता है भत्ता। वेतन मतलब उनकी जो सैलरी हो गई, जो मंथली हो गई सैलरी जो आती है वो सैलरी वेतन होता है, और भत्ते होते हैं जो वही सब चीज़ें अभी बताई हैं। ओके, अब बात करें टेन्योर की। टेन्योर मतलब होते हैं कार्यकाल की, कितने टाइम पीरियड तक वो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल रह सकता है। सिंपली जैसा कि हाईलाइट करके लिखा हुआ है 5 ईयर। ओके, कितने साल तक, 5 ईयर्स तक, 5 ईयर का टेन्योर होता है। ओके, अब यहाँ से हो गया। अभी अगर हम ये चीज़ देखें कि भाई न्यायिक सुविधाएं मीन्स जुडिशरी एडवांटेजेस, कि भाई किस तरीके की उसे सुविधाएं प्राप्त हैं कानून, न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर किस तरीके की
उसे सुविधाएं प्राप्त है। पहला कि भाई जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है 361 के अनुसार क्या है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है मीन्स ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ड्यूटीज़ एंड राइट्स इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, एनी काइंड ऑफ जुडिशरी, जो हमारे जो वो होते हैं ना, एनी काइंड मीन्स एनी काइंड नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ स्टेट लेवल की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मतलब जो ये है, चाहे वो अपने कर्तव्य मीन्स उसे जो काम दिया गया है, हाँ उसे जो काम दिया गया, अगर वो काम नहीं कर रहा, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो कैसे भी, लेकिन अगर तो उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। कौन नहीं पूछेगा सवाल? जुडिशरी सवाल नहीं पूछ सकती, उच्च न्यायालय उससे किसी तरीके के कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आप क्यों नहीं कर रहे। ओके, जैसे होता है कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबल है ना, जो भी जैसे सरकारें, राज्य सरकारें जो होती हैं और केंद्र सरकारें जो होती हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं ना, कि भाई अगर वो उनसे वादा करा, वोट लिए, जीत गई और काम नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट उसमें चुनाव में या वैसे जनता के प्रति वो उत्तरदायी है ना, जनता उनको फिर सबक सिखा सकती है ना, भाई नेक्स्ट उसमें वोट नहीं देगी, हरा देगी, तो इस तरीके से वो हो गया। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसी तरीके से जो ये राज्यपाल है, राज्यपाल अपनी ड्यूटीज़ और कर्तव्यों के लिए, चाहे वो करें या ना करें, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है। किसके प्रति? न्यायालय के प्रति। न्यायालय को उन्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरोधी कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मीन्स क्या? फौजदारी, सबसे पहले तो फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं ये देख लो। देखो, फौजदारी होते हैं और दीवानी होते हैं। दीवानी दो तरीके के मुकदमे होते हैं, और फौजदारी मुकदमे, दीवानी मुकदमे। फौजदारी मुकदमे उन मुकदमों को कहा जाता है जो सिंपली जो लड़ाई वड़ाई की चीज़ें होती हैं, ऐसी मारपीट की चीज़ें होती हैं, चोरी डकैती वाली जो चीज़ें होती हैं, जो केसेस होते हैं, वो आते हैं फौजदारी केसेस में। ओके, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, धमकी, हाँ, लूटपाट, ये चीज़ें होती हैं, फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। और दीवानी मुकदमे होते हैं जो पैसे से संबंधित चीज़ें होती हैं ना, वही पैसे से संबंधित में प्रॉपर्टी में धोखा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैसे वैसे से रिलेटेड, वो दीवानी मामलों में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जब वो अपना काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान क्या उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही उसने कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लिमिट्स भी सेट करी हुई हैं कि अगर कोई कुछ करता है तो उसे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब भले ही मुकदमा नहीं चलाया जाए, लेकिन अगर गलत करा है तो सज़ा तो उसे मिलती ही है, ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार भी नहीं करा जा सकता। ओके, लेकिन कुछ ज़्यादा गलत कर देता है तो उसे सज़ा तो दी जाएगी। हाँ, भले ही कुछ अलग प्रोसीजर अपनाया जाए, लेकिन उसे गिरफ्तार ना करा जाए और मुकदमा ना चलाया जाए, लेकिन उसे उसके पद से हटाकर उस पर मुकदमा बाद में चलाया जाए, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा। दीवानी मामला अभी बताया ना, पैसे वैसे से रिलेटेड, अगर किसी राज्यपाल के खिलाफ उसका भ्रष्टाचारी का आरोप लग रहा है कि भाई ये पैसे खा रहा है, हाँ पैसे जमा कर रहा है, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारी है, तो अगर उसके ऊपर इस तरीके की कोई मुकदमा, उस तरीके की चीज़ें, मतलब लांछन लग रहे हैं, हाँ है, तो उसे क्या करना होगा कि उसे 2 महीने पहले सूचित करना पड़ेगा, 2 महीने पहले नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई आपके प्रति ऐसा है, तो आपको तो फिर उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके, ट्रांसफ़र ये ज़्यादा वो नहीं रहता, ख़ास नहीं है। अभी नेक्स्ट पेज मैं निकाल रही हूँ। ओके, अभी उसमें तो उतना ही ठीक था। अभी इस पेज में जो ये मेन चीज़
इस चैप्टर का अगर हम नेम के अकॉर्डिंग भी देखें तो मेन चीज़ ये कि भाई पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, किस तरीके की पावर और फंक्शंस गवर्नर को दी हुई हैं। ओके, ये हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं जो कि केंद्र में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राष्ट्रपति को जो जिस तरीके की शक्तियाँ प्राप्त हैं वैसे ही स्टेट लेवल पर हमारे गवर्नर को प्राप्त हैं। दोनों ही शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मीन्स मतलब कुछ पॉइंट्स तो होंगे ना, वो पूरे देश के हैं, ये सिर्फ राज्य के हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना। बस थोड़े बहुत डिफरेंस को हटाकर बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है, लगभग सेम है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट तरीके की जो पहली शक्तियाँ दी गई हैं उन्हें, पहली एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मीन्स कार्यकाली संबंधी शक्तियाँ, मीन्स काम करने किस तरीके की कार्यकाली शक्तियाँ इन्हें दी गई हैं वो देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, 154 के अनुसार क्या, 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा गवर्नर को प्राप्त हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसको, संविधान के द्वारा गवर्नर को प्राप्त करी गई हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है। मतलब उसे जितनी भी शक्तियाँ दी गई हैं उनका यूज़ या तो वो डायरेक्टली करते हैं, या मतलब कोई भी काम है वो काम को या तो वो डायरेक्टली कर रहे होते हैं, या उनके नीचे जो भी मेंबर्स उन्हें संविधान के द्वारा प्रोवाइड करे हुए हैं, कर्मचारी प्रोवाइड करे हुए हैं, उन कर्मचारियों के द्वारा वो उस काम को करते हैं। ओके, तो यही लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 166 में कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि समस्त कार्य राज्य के नाम से संचालित होंगे। राज्य के नाम से संचालित होंगे मीन्स जिस तरीके से पूरे देश का मुखिया कौन हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वैसे ही पूरे राज्य के मुखिया कौन हो गए, ये हो गए। पूरे देश के काम हैं जो किसके नाम पर प्रशासन पूरा चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर, वैसे पूरे राज्य का जो प्रशासन है, काम है, वो किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पर। तो यहाँ पर वही बात समझाने की कोशिश करी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अन्य अधीन, वही बात देखो जो ऊपर वाली बात ही यहाँ पर भी रिपीट करी हुई ना। चलो हम मेन उनकी चीज़ें देख ही लेते हैं कि भाई राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, राज्यपाल राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श या सहायता से करता है। सेम बात है जैसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल है उसके सलाह से करते हैं, उसके परामर्श से मतलब वो सुझाव लेकर करते हैं, सलाह मशवरा करके करते हैं। इसी तरीके से जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर रहे होते हैं। ओके, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, फिर मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे लोगों को जिन मंत्रियों को सजेस्ट करा जाता है फिर उनको भी अन्य मंत्री नियुक्त कर देते हैं, जैसे राष्ट्रपति करते हैं। ओके, अनुच्छेद 166 में क्या, 166 के अनुसार वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने अथवा उस कार्य को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाते हैं। इस किस तरीके से बांटे वो नियम कानून भी ये बना लेते हैं। वह किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेज सकता है कि भाई कोई मंत्री है उसने कुछ निर्णय लिया कि भाई ऐसे करना है, किसी चीज़ को ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के पास भेज सकते हैं कि भाई इस मंत्री के ये विचार हैं, तो देखिए फिर उन पर सारे लोग विचार करते हैं, हाँ भाई ठीक है या गलत है वो सब। असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखे। मीन्स जैसे हमारे जो वो है 12 भागों में बांटा गया है ना हमारे संविधान को, तो जो वो
5th और 6th पार्ट है ना, वो हमारे अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। तो जो 6 वाला है वो पर्टिकुलरली रिलेटेड किससे, 4 स्टेट हैं ईस्ट इंडिया के, ईस्ट इंडिया मतलब भारत के ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, जैसे असम हो गया, असम मणिपुर, मेघालय हो गया, और उधर ही हैं ये त्रिपुरा वगैरह हो गया। हाँ, 4 स्टेट हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती हैं, जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कि भाई वो प्रोटेक्टर हैं, उसके लिए भी वहाँ के जो ये राज्यपाल हैं ना, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। तो इस तरीके का कार्य ये कर रहे होते हैं। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियाँ करता है। मीन्स क्या, वो एक तो मुख्य हो गए, पूरे राज्य के मुख्य वक्ता हो गए। मुख्य वक्ता मतलब सबसे बड़े राज्य के बारे में अगर कुछ मेन इन्फॉर्मेशन देनी है केंद्र सरकार को या पूरे देश को, तो वो यही देंगे। हाँ, ये देते हैं, ये भी देते हैं। इस तरीके से वो क्या हो गए, एडवोकेट जनरल वगैरह हो गए, वैसे मुख्य वक्ता हो गए। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति मतलब जो ये होते हैं, सर्विस होती है ना, स्टेट लेवल की सर्विसेज होती हैं, स्टेट लेवल के जो ये होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्तियाँ वगैरह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल करते हैं। और सेंट्रल लेवल पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ओके। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य माना गया है कि वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधि निर्माण के प्रस्तावों के विषय में अवगत कराएं। इसी अनुच्छेद के भाग के अनुसार राज्यपाल राज्यों के निर्णयों के बारे में भी जो भी जानकारी चाहे वह ले सकता है। देखो, ये सेम टू सेम वही पॉइंट्स है। अगर आपने प्रेसिडेंट वाला, राष्ट्रपति वाला वो देखा होगा ना, ये वीडियो इसी मैंने डाले हुए हैं, तो आप प्रेसिडेंट वाला, राष्ट्रपति वाला आप सर्च करके प्लीज़ ढूंढ, उसको एक बार सुनना। हाँ, वो चैप्टर आप पूरा देखना, उसमें जो चीज़ें हैं सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पर है। बस क्या तो एक तो वर्डिंग चेंज हो गई, वहाँ पे राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल हो गए, वहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, और काम वही चीज़ें चल रही हैं। बस वो सेंट्रल लेवल पर करते हैं, ये राज्य लेवल पर करते हैं, लेकिन बात चीज़ें वही है। बस 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, जैसा कि हो ही सकता है कि भाई है ना, वो सेंट्रल पूरे देश के लिए, ये सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो कुछ हद तक बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सेम ही होगा। ओके, तो आप उसको देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी आपको थोड़ी बहुत भी वो लग रही हो, मीन्स क्या, थोड़ा बहुत ना भी समझ में आ रहा हो, तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखोगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। आप एक बार उस राष्ट्रपति वाले को भी देख लेना, ऐसे चाहे मतलब स्पीड ज़्यादा करके देख लेना, लेकिन एक बार देख लेना। ओके, अभी चलो इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 2nd नंबर से स्टार्ट करूँगी। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स से लेकर, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप समझ में होना चाहिए। अगर 1-2 वर्डिंग भी आपको समझ में आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमें भी चीज़ें सिखा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट कर चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपको कैसे, आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। आप देखोगे, कमेंट करोगे, तभी मुझे पता चलेगा ना, उसको रीड करूँगी कि आपको मतलब रिस्पॉन्सेस मुझे तभी पता चलेंगे, क्योंकि पर्सनली तो मैं आपसे वैसे हो सकता है कि पर्सनली भी मिली हूँ, लेकिन वो अलग चीज़ है। फीडबैक प्लीज़ आप देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप इसको देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू सो मच वंस अगेन।